नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका इस JRF जंक्शन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच बात करने के लिए संजय सिंह जी हैं। संजय सिंह ने JRF की परीक्षा जो है अपने 3rd सेमेस्टर में MA को उत्तीर्ण की हिस्ट्री से। प्रथम इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिनंदन जी। संजय जी, आपको कैसा महसूस हुआ जब आपने अपना रिजल्ट देखा कि आप क्वालिफाइड फॉर JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर? तो आपको कैसा लगा जब आपने रिजल्ट देखा? देखिए, ये तो एक साधारण सी बात है जी। किसी का भी जब रिजल्ट पॉजिटिव आता है जी। तो उसको एक खुशी महसूस होती है। ऐसा ही हमारे साथ भी कुछ हुआ था जी। और हमने पहले से ही आंसर की के साथ मिला रखा था जी। तो लगभग हमको पहले से ही श्योरिटी थी कि हमारा JRF हो जाएगा। जी जी। तो आपने सर्वप्रथम अपने घर में किसको बताया, मम्मी पापा या किसको बताया? मैं सर्वप्रथम अपने, इस समय हमारे बड़े पिताजी नहीं हैं, जी जी। सारी देख रेख हमारी वही करते थे जी। तो सर्वप्रथम फोन हमारा उन्हीं को गया, बड़े पिताजी को? बड़े पिताजी को। और उसके बाद हमने अपने मित्रों को जी। और सबको ये जानकारी दी। तो संजय जी, इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही कि आपने क्या रणनीति बनाई कि आपने JRF जो है अपने MA 3rd सेमेस्टर में उत्तीर्ण की? तो थोड़ा अपनी स्ट्रेटेजी आपने क्या बनाई, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। जो हिस्ट्री से छात्र हैं जो तैयारी करना चाहते हैं वो जानना चाहेंगे कि JRF निकालें। देखिए, मैं आपको सर्वप्रथम ये बता दूं जी कि जो रिजल्ट आप अपने एकेडमिक के दौरान दे सकते हैं, जी, मुझे लग रहा है जैसे नेट JRF का जो आप MA के दौरान दे सकते हैं उससे अच्छा आप उसके बाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आपका जो बेसिक होता है वो क्लियर होता है, बेसिक क्लियर होता है और पढ़ने की एक एनर्जी भी आपके अंदर होती है। जी। तो आप, जैसे हम हिस्ट्री से हैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो उसमें यहाँ क्या है, एंशियंट, मेडुअल और मॉडर्न तीनों अलग अलग हैं। और जब हम नेट JRF का एग्जाम देते हैं तो वहाँ एंशियंट, मेडुअल, मॉडर्न के साथ साथ इतिहास, दर्शन के भी 3-4 क्वेश्चन आते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की कोशिश मत करिए। आप केवल हर सब्जेक्ट की, यानी कि तीनों पार्ट की कोई भी एक बुक, कोई भी एक बुक, तो उसको आप बेहतर तरीके से पढ़िए और उसी को 10 किताब 10 बार पढ़ने से बेहतर है एक किताब कई बार पढ़िए, या एक किताब को ही आप कई 10 बार पढ़ें। जी जी। संजय जी, ये बताइए कि आपने जब JRF का जो अपने इसमें 2 पेपर होते हैं, तो जो फर्स्ट पेपर आपका था तो इसके लिए आपने क्या रणनीति बनाई? फर्स्ट पेपर के लिए आपने क्या रणनीति अपनी बनाई और थोड़ा उसकी बुक लिस्ट भी बताइए। देखिए, फर्स्ट पेपर में दरअसल मैं थोड़ा सिविल एस्पिरेंट आता है। हाँ, जी, मैं जानता तो हमारा क्या है, फर्स्ट पेपर में मैंने 34 क्वेश्चन किया था। जी जी। 34 क्वेश्चन में से मैंने कंप्यूटर की एक बुक पढ़ी थी जी अलग से, और जो क्वालिटी का क्वेश्चन आता है तो सिविल कंप्यूटर होने की वजह से हमें उसमें विशेष समस्या हुई नहीं। और मैंने सबसे ज़्यादा टाइम अपना जो पैराग्राफ सॉल्व करने के लिए आता है हिंदी का, मैंने पैराग्राफ में सबसे ज़्यादा टाइम दिया, क्योंकि वो जो 5 क्वेश्चन होता है वो आपका 5 का 5 श्योर होता है। और दूसरा क्वेश्चन होता है DI का। अगर आप हिंदी का पैराग्राफ और DI, आप रिसर्च एटीट्यूड हुआ, शिक्षण अभियोक्ता, इनकी अपेक्षा इसमें अगर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो इनमें आपकी श्योरिटी ज़्यादा, पूरे अंक मिलते हैं, पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। और शिक्षण अक्षमता वगैरह से हो सकता है आप पढ़े हैं तो फंस जाएं, ना पढ़े हैं तो नहीं फंसेगा, लेकिन उसमें तो आपको उसी में से करना है। तो आप, मेरा सलाह है कि उसी में विशेष ध्यान देना चाहिए। जी जी। तो संजय जी बताइए, इसमें कुछ करंट की कोई भूमिका है कि करंट्स, जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल से और बहुत सारे जगहों पे करंट्स को एक मुद्दा बना देते हैं, तो करंट्स की क्या भूमिका, क्या क्वेश्चन रहते हैं फर्स्ट पेपर में, कितना रहते हैं? देखिए, क्वेश्चन आता भी है तो 1 हो, 2 हो, 3, जी जी, बहुत अधिकतम अगर आया, उसमें भी करंट आपसे कोई नेशनल, इंटरनेशनल वो सब नहीं पूछता है। UGC से रिलेटेड जो आपका वो है, शिक्षा से संबंधित और यूनिवर्सिटियों से संबंधित रैंकिंग जो है, आपको बहुत ज़्यादा करंट पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उसकी अपेक्षा आप रीजनिंग में ध्यान दीजिए। करंट आ भी सकता है, नहीं आ सकता है, और रीजनिंग में आप ध्यान देंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो संजय जी, ये बताइए कि आपने जो है सेकंड पेपर जो आपका हिस्ट्री रहा उसके लिए आपने क्या रणनीति बनाई, और थोड़ा बुक लिस्ट भी अगर बताते चलेंगे व्यूअर को तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगे। हाँ, तो मैंने जैसा कि अभी बताया कि आप एंशियंट, मेडुअल, मॉडर्न तीनों में से एक बुक पकड़ लीजिए, तीनों। हाँ, तो बुक वैसे भी कोई
खराब नहीं होती है, जी। समझ में आनी चाहिए। जी। आप एक बुक को 10 बार पढ़िए और बुक लगभग अगर लिखा है, राइटर लिखा है तो हमसे ज़्यादा योग्य होगा, जी। तभी लिखा है। तो आप अपनी इच्छानुसार कोई बुक चूज कर लीजिए। अगर मेरा पूछा जाए तो मैंने एंशिएंट और मिडवल जी। सौरभ चौबे सर का, जी। और मॉडर्न इंडिया में हमने कौलेश्वर राय की बुक पढ़ी थी। जी। और उसमें भी मेरी एक रणनीति ये रही कि 100 क्वेश्चन आता है, 100 में 30 क्वेश्चन तीनों पोर्शन से मान लीजिए आप, जी। या 33 मान लीजिए। 3 से 4 क्वेश्चन हिस्टोग्राफी से आता है। जी। तो 3 पोर्शन, अब तीनों पोर्शन आप बराबर नहीं पढ़ सकते हैं, जी। क्योंकि आपने एमए के दौरान तक एंशिएंट पढ़ा होगा या मिडवल पढ़ा होगा या मॉडर्न पढ़ा जी। होगा। तो मेरी स्ट्रेटजी ये रही कि मैं एंशिएंट का छात्र रहा, तो एंशिएंट तो पढ़ा ही था, और मैंने मॉडर्न में भी विशेष ध्यान दिया। वो इसलिए कि अगर दोनों पोर्शन से 30 क्वेश्चन आता है जी। और मैं अगर 25 से 26 क्वेश्चन दोनों से कर ले जाता हूँ, यानी कि 26 दूना 52 क्वेश्चन हो गया। अब मिडवल का मैंने मिडवल में उतना विशेष ध्यान नहीं दिया, जी। और माइनस मार्किंग होती नहीं है। तो अगर हमको जो है मिडवल में 30 क्वेश्चन में से हम 10 या 12 क्वेश्चन कर ले गए, तो हमारा कितना पहुंच गया, 52 10 लगभग 62 के आसपास हो गया, जी। और माइनस मार्किंग होती नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है 40 क्वेश्चन में से तुक्का मारेंगे तो आपका 5-7 क्वेश्चन ना सही हो, और उसमें जो 3 से 4 क्वेश्चन इतिहास दर्शन का आता है वो भी आपका श्योर है, क्योंकि आप पिछले 10 साल का जो पेपर देखेंगे तो इतिहास दर्शन के कुछ 10 से 20 कथन, इम्पोर्टेंट कथन हैं, तो वो कथन जो है आप उनको एक कागज में लिख के रख लें, जी। सारे। जी। तो वही 10-20 कथन बार बार या तो एक पूछ लेगा या तो उसी उसको से रिलेटेड पूछ लेगा, हैं। और जो उसमें बुक आती है, जी। हमारे सब्जेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण होता है बुक। जी। बुक के जो नेम पूछता है वो आपको कहीं नहीं मिलते हैं जल्दी। जी। तो जो मॉडर्न इंडिया हमने कौलेश्वर राय की पढ़ी थी, उसमें पीछे जो प्रकाशन ग्रंथ सूची होती है, उसको भी या आपने जैसे पढ़ा। कि दिया रहता है कि हमने इसको यहाँ से लिया, उसको वहाँ से लिया, वो बुक ही होती है, और वही बुक पूछी जाती है, जी। और लोग उसको भूल जाते हैं। हाँ। तो आप जब चैप्टर वाइज पढ़ते जाएं तो उस बुक को आप लिखते जाएं एक कागज में। तो इस प्रकार से आप अगर 60 से 65 क्वेश्चन कर ले जाते हैं सब्जेक्ट में, तो नेट के एग्जाम के लिए मेरा मानना यह है कि आपका बहुत अच्छा स्कोर है ये। तो इसके लिए आप ये बताइए, मिडवल, मॉडर्न और ये जो 3 एंशिएंट थी आपकी हिस्ट्री के 3 पोर्शन है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वो कहाँ से पुटअप करते हैं एनटीए वाले आपके अकॉर्डिंग? देखिए, मैं अभी बताया लगभग क्वेश्चन तीनों पोर्शन से बराबर करता हूँ, बराबर। तीनों क्वेश्चन। तो ये बताइए संजय जी कि आपने जो रणनीति बनाई उसमें प्रीवियस ईयर की भी कोई मदद ली? क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर की कोई भूमिका होती है? हाँ, बिल्कुल नहीं मदद। तो किस क्योंकि तरह? मैंने बताया कि जो इतिहास दर्शन का वो आता है क्वेश्चन, जी। और जो बुकें आती हैं, जी। और क्वेश्चन को नहीं आपको देखना है, जी। क्वेश्चन पेपर के ऑप्शन आपको देखना जी। है। 4 ऑप्शन होते हैं, आपको वो चारों ऑप्शन तैयार करने हैं, जी। क्योंकि एक क्वेश्चन का मतलब हो गया है, अगर आप ऑप्शन पढ़ रहे हैं तो 4 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। तो इतिहास दर्शन का और बुक का जो आपका क्वेश्चन मिलता है वो कई बार उससे आ जाता है, और इतिहास दर्शन का तो लगभग 90% उसी से आता है। जी। तो संजय जी ये बताएंगे कि इसमें जो जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं बहुत सारे लोग और करना चाहते हैं, उत्तीर्ण करना चाहते हैं, योग्यता प्राप्त करना चाहते हैं, क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए उनका एक क्वेश्चन ये भी होता है कि कितने घंटे पढ़ा जाए और कितने समय तक पढ़ा जाए, कि 2 महीने 4 महीने कितने समय में ये जेआरएफ का उत्तीर्ण हिस्ट्री से निकाला जा सकता है? देखिए, क्वांटिटी मायने नहीं रखती जी। क्वालिटी मायने रखती। जी। आप कितना पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता है, जी। क्या पढ़ते हैं ये मायने रखता है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमने 3 बुक पढ़ी, जी, और उस बताया। बुक में भी मैंने एक अपने तरीके से पढ़ा। जी। उस बुक को मैंने एक अपने तरीके से पढ़ा। मैं जो आने वाले छात्र हैं उन लोगों को एक सलाह देना चाहूँगा, मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि मैंने कैसे पढ़ा। एक बार सब लोग ट्राई करें, और मेरा ये विश्वास है कि आप लोगों को मज़ा आएगा पढ़ने में। और जो क्वेश्चन का फॉर्मेट जा रहा है उसको भी आप देखिए कि मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा ही जा रहा है। जी। जैसे हमने क्या किया, एंशिएंट इंडिया में मान लीजिए एंशिएंट इंडिया पढ़ना शुरू किया, तो जी। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी किताब को पढ़ते हैं और वो मौर्य काल लिखा है, उसके बाद मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, ऐसे लिखते हैं। जी, जी। तो हम क्या करते हैं, एक चैप्टर पढ़ते हैं, मौर्य काल पढ़े, और उसके बाद भूल जाते हैं मौर्य काल को, आगे मौर्योत्तर काल में पहुंच जाते हैं। जी। तो मेरी जो स्ट्रेटजी रही, मैंने ऐसे नहीं पढ़ा इतिहास को। जी। मैं इतिहास को क्या किया, कोई भी इतिहास या तो उसमें राजनीति होगी,
आर्थिक स्थिति होगी, धार्मिक स्थिति होगी और सामाजिक स्थिति होगी। इससे बाहर कोई समाज नहीं है, चाहे वो मॉडर्न इंडिया हो, चाहे मेडुअल हो, चाहे एंशिएंट हो। जब इन चारों को हम मिला देते हैं तो वो बन जाती है कल्चर, संस्कृति। तो मेरी स्ट्रेटजी ये रही कि मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो कोई भी बुक, यही तीनों में मैं यही फॉर्मेट लगाया, जो है एंशिएंट, मेडुअल, मॉडर्न, तीनों में मैंने पहले पॉलिटिकल हिस्ट्री उठाई जी। हम चैप्टर में तो सारा है आपको, लेकिन मैंने सारा चीज छोड़ दिया, उसका केवल पॉलिटिकल थ्योरी वाला देखा। अब मौर्य काल की पॉलिटिकल स्थिति देखे, उसके बाद मौर्योत्तर काल की देखे, गुप्त काल, उसकी सामाजिक आर्थिक क्या है उसे हम कोई लेना देना नहीं, उसे मैंने छोड़ दिया। इससे हमारा क्या हुआ, उनका जो प्रशासनिक फंडा होता है, जैसे अब हमको पता चला कि मौर्य काल में ग्राम को क्या कहते थे, जिला को क्या कहते थे, फिर हमें मौर्योत्तर काल में पता चलेगा कि ग्राम को क्या कहते थे, फिर गुप्त काल में फिर ये अच्छा एक नई जानकारी मिलेगी कि अच्छा यहाँ पे ग्राम और जिले के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था, मतलब बीच में कोई इकाई नहीं थी। तो हमें आगे ये पता चला कि बीच में एक नई इकाई आ गई, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है इस समय, ऐसे ही लगभग ऐसे ही पूछ रहा है। तो इससे क्या होता है, आपके एक दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा था। इसी तरह आर्थिक स्थिति में होता है कि अच्छा पहले वैदिक काल में कृषि प्रधान था, मौर्य काल में कृषि प्रधान था, अब थोड़ा थोड़ा अच्छा कृषि की तरह से हल वल मिलने लगे, लोहे के फाल वगैरह, तो कृषि में उत्पादन ज़्यादा हुआ। तो अब गुप्त काल में पहुँचे तो अच्छा थोड़ा उद्योग धंधों की ओर भी विकास हुआ। तो इससे क्या है, हमारी एक दिमागी जो वो होती है उपज एक नए तरीके से पढ़ने में और मज़ा आता है, अच्छा लगता है, और आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठ जाता है। तो संजय जी ये बताइए कि इसके पीछे आपका जेआरएफ एग्जाम को क्रैक करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था, कि इसको जैसे कि घर में कोई मोटिवेशन था कि मुझे प्रोफेसर बनना है या जेआरएफ उत्तीर्ण करना है, इसके पीछे आपका क्या मोटिवेशन था? देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आप जेआरएफ हो जाते हैं जी, तो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन कारण ये था कि आपका एक आर्थिक दबाव कम, बिल्कुल, आगे पढ़ने के लिए आपका एक आर्थिक दबाव कम होता है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप जेआरएफ हो गए तो रिसर्च करते हुए आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। आप किसी को भी देखिए, 90% लोग सिविल सेवा में जाते हैं, और अगर आप अच्छे से रिसर्च कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हायर में आपके लिए वैकेंसियाँ आती हैं, तो आपके पास कई रास्ते खुल जाते हैं, और सबसे बड़ी समस्या आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हो जाती है। तो संजय जी ये बताइए कि जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं भविष्य में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कि मतलब जो फील्ड में काम करना चाहते हैं कि वो रिसर्च करें या स्कॉलरशिप प्राप्त करके इस फील्ड में अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाएं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो इस फील्ड में क्यों आए? देखिए, उनके लिए दो शब्द आप। स्कॉलरशिप प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है जी। स्कॉलरशिप का आप कैसे यूज कर रहे हैं, रिसर्च करना चाह रहे हैं तो आप ईमानदारी से रिसर्च के उद्देश्य से इस फील्ड में आइए, ना कि इस उद्देश्य से आइए कि स्कॉलरशिप प्राप्त करना है। जी। वो तो स्कॉलरशिप आपको मिले रिसर्च करने के लिए, और आपको रिसर्च करने के लिए मिले, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इससे आपकी आर्थिक स्थिति जो है आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, क्योंकि पीजी के बाद लगभग घर वालों का भी दबाव पड़ने लगता है कि बेटा कुछ करो, बेटा कुछ करो। तो मेरा तो यही मानना है कि इससे जो है, जो नए बच्चे हैं उनको ईमानदारी के साथ इस फील्ड में आना चाहिए, और उनके पास कई रास्ते भी इससे खुल जाते हैं। आप हायर एग्जाम दीजिए। संजय जी ये बताइए कि आपके लिए मोटिवेशनल लाइन क्या रही, कि आपके लिए कोई मोटिवेशनल लाइन रही कि इस लाइन को आपने फॉलो करते हुए बनाया कि परिश्रम करो आगे बढ़ो, जैसे इस तरह की बहुत टैग लाइनें होती है, तो इसमें आप विश्वास रखते हैं कि परिश्रम करो आगे बढ़ो? बिल्कुल। संजय जी आपको चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जेआरएफ जंक्शन, धन्यवाद, अभिनंदन जी।